हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं बात करने वाली हूँ गोदरेज के शैम्पू और कंडीशनर की। ये फेयरली न्यू है मार्केट में। ये 2.5-3 महीने पहले मैंने देखा था और 2.5 महीने से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इन प्रोडक्ट्स को। तो डेफिनेटली मेरा एक ओपिनियन है इनके बारे में। बाय द वे, अगर आप यहाँ पे न्यू हैं, अगर आप नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस की। तो ये था 990 रुपीज का और एग्जैक्ट क्वांटिटी मुझे इसकी याद नहीं है। 225 ml पीछे लिखी हुई है। ये सल्फेट फ्री शैम्पू है। हर एक कंपनी का एक अपना यूएसपी होता है या इंग्रेडिएंट होता है जिसको वो मार्केट करते हैं, या फिर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो उसमें नहीं है। तो आप देखेंगे कई बार आप प्रोडक्ट्स में देखते हैं कि सल्फेट्स नहीं है, पैराबेन्स नहीं है, SLS नहीं है, SLES नहीं है। इसमें पंप आता है तो पंप मेरे लिए तो अच्छा है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, बहुत एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज करने लग जाते हैं पंप में, क्योंकि वो एंथुजियाज्म वाली फीलिंग आ जाती है ना कि आप ज्यादा यूज कर सकते हो। लेकिन 1.5 पंप आपको इस शैम्पू का इनफ है। 1 से 1.5 पंप, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे। जितने भी इसमें प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सर्फेक्टेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद सर्फेक्टेंट्स वो होते हैं जिनसे जो है, जैसे आप शैम्पू लगाते हैं तो एक झाग बनने लग जाता है और वो सोपी फीलिंग आती है, और तब आप धोते हो अपने बालों को तो वो इन्हीं सर्फेक्टेंट से बनता है, जैसे कोकोमिडो, प्रोपाइल बेटाइन। ठीक है, ये सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं शुरू के इसमें पानी के बाद सारे 3-4 सर्फेक्टेंट्स ही हैं। इसमें कुछ अल्कोहल्स हैं, कुछ ग्लिसरीन है, थोड़ा बहुत डाइप्रोपिलीन ग्लाइकॉल है जिसके बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ। उसके बाद सिट्रिक एसिड है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि काफी नीचे हैं लिस्ट में। जैसे ग्लिसरीन जो है, जिसको काफी हाइड्रेटिंग मानते हैं, वो थोड़ा नीचे है इंग्रेडिएंट्स में। ठीक है, उसके बाद सिट्रिक एसिड भी है इसमें, और उसके अलावा मैग्नीशियम नाइट्रेट है, और फ्रूट ऑयल है। फ्रूट ऑयल काफी नीचे है इंग्रेडिएंट्स में, काफी नीचे। और जिस इंग्रेडिएंट को इन्होंने मार्केट किया है बोतल के एकदम सामने, जिसमें लिखा है इनरिच्ड विद अकाई ऑयल एंड मेंथॉल, वो आप देखेंगे कि लास्ट 3 इंग्रेडिएंट्स में है, यानी कि आखिर के तीसरे इंग्रेडिएंट्स में वो है। उसके बाद है परफ्यूम, जिसको परफ्यूम ही बोलते हैं। परफ्यूम एक ही है, और परफ्यूम में कई बार खुशबू के जरिए कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई एम श्योर कि वो अप्रूव्ड इंग्रेडिएंट्स होंगे, लेकिन परफ्यूम और परफ्यूम जो है लगभग एक जैसे ही है, फ्रेग्रेंस ही है वो। अब मैं थोड़ा सा आपको अपने बालों की हिस्ट्री के बारे में बता देती हूँ। बालों की हिस्ट्री डीप टॉपिक लग रहा है, लेकिन इतना है नहीं। सबसे पहले तो कर्ली हेयर का एक अलग से मेथड होता है। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो मैं यहाँ पे एक वीडियो लिंक कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वीडियो जाकर देखिएगा। अगर आपके कर्ली बाल हैं और आपको फ्रिजीनेस रहती है, आपके कर्ल्स जो है वो डिफाइन होकर नहीं दिखते, तो उस वीडियो को देखने के बाद होंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे आपके कर्ल्स डिफाइंड लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मेरे स्कैल्प का टाइप क्या है, क्योंकि अगर आप शैम्पू वगैरह का रिव्यू कर रहे हो तो इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए। पहला, मेरे बाल हैं कर्ली, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा फ्रिज प्रोन होते हैं, ड्राइनेस बहुत जल्दी आ सकती है कर्ली बालों में। दूसरा कि डैंड्रफ और मेरा जो रिलेशन है, आई डोंट नो क्या रिलेशन है वो एग्जैक्टली, बट मैं कोई भी शैम्पू यूज कर लूँ डैंड्रफ वापस आ जाता है। मैंने DIY ट्राई करे हैं, मैंने अलग अलग शैम्पूज ट्राई किए। सॉरी, नोटिफिकेशन आ गया। तो मैंने DIY ट्राई करे हैं, मैंने अलग अलग शैम्पूज ट्राई करे हैं, और मैंने ये देखा है कि मोर और लेस बाद में वापस आ ही जाता है डैंड्रफ। पता नहीं, मुझे ये मेरा अजम्पशन हो सकता है, लेकिन जब मैं धूप में ज्यादा जाती हूँ या विटामिन D जब मेरी लाइफ में रहता है, जो कि आजकल बहुत कम है, तब मुझे डैंड्रफ कम होता है। ठीक है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये गलत भी हो सकती है, कोई मेडिकल इसको वो मत मान लेना आप मेडिकल क्लेम। क्योंकि डैंड्रफ का मुझे इशू है, इसीलिए मेरे को कई बार इची स्कैल्प की प्रॉब्लम रहती है कई बार। ठीक है, और आजकल थोड़ी कम है, लेकिन नॉर्मली सर्दियों में बहुत ज्यादा होती है, गर्मियों में कम हो जाती है। इसने कुछ खास नहीं किया तो कोई नुकसान भी नहीं किया। अगर इसने मेरे बालों को बहुत ज्यादा फ्रिजी नहीं रखा तो बहुत फ्रिजी भी नहीं बनाया,
लेकिन मैंने कोई बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं देखा अपने बालों में। मतलब जैसे थे वैसे ही हैं, उससे ज्यादा हेयर फॉल नहीं हुआ, उससे कम हेयर फॉल नहीं हुआ। इसमें माइका है, और माइका मुझे मेकअप में माइका से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाइलाइटर्स में माइका होता है तो उसी से वो चमक आती है। लेकिन वो मेकअप के लिए मुझे ठीक लगता है। हेयर केयर के लिए मुझे एक ऐसा इंग्रेडिएंट मैं ढूंढती हूँ जिसमें एक्चुअल शाइन आए और वो परपेचुअली रहे हमेशा, जब तक मैं एटलीस्ट उस शैम्पू को यूज करती हूँ। कई लोग ऐसा कहते हैं कि अच्छा मैं ये प्रोडक्ट अगर अभी यूज करूँ और मेरे को शाइन मिल जाए, फिर मैं यूज करना बंद करूँ तो चली जाएगी शाइन। इट्स लाइक अभी मुझे भूख लग रही है, मैंने खाना खा लिया तो आगे मुझे भूख नहीं लगेगी ना, ऐसा नहीं होता। जैसे आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वैसे आपकी स्किन को भी होती है, हेयर को भी होती है। तो वो न्यूट्रिशन डिमांड करेंगे ही। जब आप उनका ख्याल रखना छोड़ देंगे, जब आप धूल मिट्टी में जाएंगे तो स्प्लिट एंड्स होंगे। मुझे ये शैम्पू पर्सनली उतना पसंद नहीं आया। ये बुरा नहीं है, सल्फेट फ्री है, और मैं आपको एक बात ऑनेस्टली बोलूं कि अफोर्डेबल में सल्फेट और पैराबेन फ्री शैम्पू मिलना कितना मुश्किल है यार। मतलब मैंने इतना ट्राई किया कि अफोर्डेबल में मिले मिले मिले, लेकिन नहीं है। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव ही शैम्पू हैं जो सल्फेट फ्री भी होते हैं, पैराबेन फ्री भी होते हैं। और मुझे अपने हेयर टाइप के लिए उसी तरीके के शैम्पू जो हैं वो लेने पड़ते हैं, अदरवाइज मेरे हेयर जो हैं, मेरे बाल जो हैं वो और भी ज्यादा ड्राई लगने लगते हैं। तो क्योंकि ये सल्फेट फ्री था तो इसलिए मैंने इसे ट्राई किया। जैसे नॉर्मली शैम्पूज का टेक्सचर होता है वैसा इसका भी है, वो जो क्रीमी फॉर्मूला होता है वैसा ही है किसी भी नॉर्मल शैम्पू की तरह। लेकिन इसमें कोई मुझे चेंज नहीं दिखा अपने बालों में। डैंड्रफ भी मेरा सेम था, हालांकि डैंड्रफ का इसका क्लेम नहीं है। दोनों ही इंग्रेडिएंट्स जिनके बेसिस पर इन्होंने ये क्लेम किया है वो बहुत लो है नीचे इंग्रेडिएंट्स में। अब आप बोलोगे लो है तो लोग हैं इसलिए मैं बता रही हूँ कि इंग्रेडिएंट जैसे शुरू होते हैं, जैसे सबसे पहले पानी है इसमें, ठीक है, फिर SLS है, फिर उसके बाद इसमें क्या बोलते हैं कोकोमिडोप्रोपाइल बेटाइन है, ठीक है, ऐसे से करके चल रहे हैं इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, उसके बाद ये जो सबसे पहले होता है उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, फिर जो उसके बाद आता है उसका परसेंटेज पहले वाले से कम होता है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो जो इंग्रेडिएंट्स इन्होंने सामने लिखे हैं वो सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट्स यानी कि लास्ट 3-4 इंग्रेडिएंट्स में आते हैं। लेकिन ये हाइड्रेटिंग तो उतना नहीं है, आपको बालों को ऑयल करना पड़ेगा, और इस शैम्पू के केस में आपको हर बार ऑयल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो शाइन आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ माइका के बेसिस पे वो शाइन की एक्सपेक्टेशन रखना कर्ली हेयर के लिए मुश्किल है। और ऊपर से इन्होंने कहा है कि हर हेयर टाइप को सूट करेगा, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि कर्ली हेयर के लिए उतना भी प्रॉमिसिंग नहीं है, और मेरे बहुत ड्राई कर्ली हेयर है, तो अगर आपके हाइड्रेटिंग साइड में है तो मे बी आप ट्राई कर सकते हो। बात करते हैं इनके कंडीशनर की। कंडीशनर की भी पैकेजिंग सेम है और प्राइस और क्वांटिटी भी सेम है। तो इसमें भी लिखा हुआ है कि सभी बालों के टाइप्स के लिए है, यानी कि आपके कर्ली हेयर है, स्ट्रेट हेयर है, वेवी हेयर हैं, किसी भी तरह के बाल की शेप वाले और टाइप वाले लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। इसमें क्या है, इनरिच्ड अकाई ऑयल है और व्हीट प्रोटीन है। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स काफी हाइड्रेटिंग साइड में होते हैं, और पीछे जब आप पढ़ेंगे तो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि इसमें अकाई ऑयल है जो कि बहुत नरिशिंग है। अगर आप इसके कंडीशनर के इंग्रेडिएंट्स भी देखेंगे तो दोनों ही इंग्रेडिएंट जिनके बारे में इन्होंने सामने बात करी है वो पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट में जो अकाई फ्रूट ऑयल है वो सेकंड लास्ट इंग्रेडिएंट है। लास्ट इंग्रेडिएंट है परफ्यूम। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि परफ्यूम की परसेंटेज बहुत कम होगी, सबसे कम होगी, इसीलिए वो लास्ट इंग्रेडिएंट है। उससे थोड़ी ज्यादा अकाई ऑयल की है, यानी कि अकाई ऑयल जो है सेकंड लास्ट इंग्रेडिएंट है, और उससे पहले जो है इन्होंने वो व्हीट प्रोटीन वाला जो इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में इन्होंने सामने कहा है वो इंग्रेडिएंट है। तो लास्ट में जो प्रॉमिसिंग इंग्रेडिएंट है जिसके बेसिस पे आप प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं वो ही लास्ट इंग्रेडिएंट्स में है। एनीवे, कंडीशनर शैम्पू की तुलना में मुझे काफी पसंद आया। ये वैसा ही डव के जैसा टाइप का ही कंडीशनर है टेक्सचर में, दिखने में और टेक्सचर में, लेकिन ये काफी हाइड्रेटिंग है। और हाइड्रेटिंग इन द सेंस कि जब आप लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हेल्दी लग रहे हैं बाल। और हेयर फॉल मैंने उतना नहीं देखा इस कंडीशनर के साथ। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंडीशनर लगाते समय आप
बिल्कुल भी ऐसे रफली आपको रब नहीं करना है अपने बालों को कि ऐसे 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 जंगली की तरह, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब आपके बाल गीले होते हैं वो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, आपके रूट्स उस समय बहुत डेलिकेट होते हैं। जब आप खींचते हैं या बहुत ऐसे रब करते हैं, बहुत एकदम प्यार से आपको लगाना है, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर बहुत खींचोगे आप कंडीशनर लगाते समय तो बालों का जो हेयर फॉल जो है आपका, वो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा आपके बाल झड़ रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी कंडीशनर हो ऐसे नहीं लगाना। तो शैम्पू की तुलना में कंडीशनर बेटर है एक्वा। ठीक है, उसके बाद इसमें ग्लिसरीन है, उसके अलावा इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स है बीच में, जैसे एवोकाडो ऑयल है, आलमंड ऑयल है, ये सारे, मैग्नीशियम क्लोराइड भी है इसमें। तो मुझे ऐसा लगा कि इसके इंग्रेडिएंट्स तुलनात्मक रूप से शैम्पू से बेहतर हैं। तो ये प्रोडक्ट भी मुझे यूज में भी ऐसा लगा। कई बार क्या होता है कि इंग्रेडिएंट्स अगर क्या बोलते हैं दूसरे वाले के उतने प्रॉमिसिंग नहीं भी हैं, लेकिन आपको शैम्पू अच्छा लग सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे ये एक्चुअल ट्रायल बेसिस पे भी जो मैंने 2.5 महीने यूज किया, तो ये ज्यादा अच्छा काम किया मेरे ऊपर। शैम्पू मुझे उतना पसंद नहीं आया। ये था रिव्यू गाइस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं आपको मिलूंगी मेरे नए वीडियो के साथ। बाय।